चलिए लिखिएगा, हेडिंग डालिए। हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृति। हिमानी या हिमनद। पहले इसको समझते हैं होता क्या है, उसके बाद फिर स्थलाकृति बनाएंगे। हिमानी या हिमनद। हो गया, समझिएगा होता क्या है। देखिए, जब हमारे पहाड़ों पे, पर्वतों पे या ध्रुवों पे, ध्रुव मतलब समझ रहे हैं ऊपर सबसे, वहां पे टेम्परेचर क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं ऊपर। अब कम होने से क्या होते हैं कि वहां पे एक बर्फ का लेयर जम जाता है। जब बर्फ का लेयर जम जाएगा तो उसको बोलते हैं ग्लेशियर। जैसे ही मौसम बदलता है, जैसे मान लीजिए जब आपका शीत ऋतु है तो शीत ऋतु में क्या होगा, मौसम ठंडा रहता है, और उस दरमियान क्या होगा कि पहाड़ों पे जहां ऊपर हाइट ज्यादा है तो वहां पे बर्फ जम जाते हैं। और बर्फ किन किन पहाड़ों पे जमते हैं, कहने का मतलब कितनी हाइट के पर्वत होने चाहिए जहां पे हमारे ग्लेशियर का निर्माण होता है। तो लगभग जो हाइट होती है 3000 से अगर ऊपर के ऊंचाई वाले पर्वत हैं, 3000 मीटर, तो लगभग वहां जमना शुरू हो जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है, जिसकी हाइट लगभग 9 किलोमीटर है। तो इस इलाके में क्या होता है कि हमेशा वो क्या रहता है, बर्फ ही जमा रहता है। तो ये जो बर्फ जमे रहते हैं ना, उसी को बोलते हैं हम लोग ग्लेशियर। क्या बोलते हैं, ग्लेशियर। अब जैसे जैसे नीचे आइएगा ये क्या होगा, घटते जाएगा। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो ग्लेशियर क्या होगा, बढ़ते जाएगा। यही अगर गर्मी का मौसम है तो आपको बर्फ जो दिखाई देगा ये ऊपर दिखाई देगा, नीचे दिखाई नहीं देता है, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से ये बर्फ क्या होता है, पिघलना शुरू हो जाता है और एक रेखा बनती है। उस रेखा को बोलते हैं हिम रेखा। क्या बोलते हैं, हिम रेखा। ये रेखा क्या होती है, ये क्षेत्र, ये रेखा उसको बोलते हैं, इसके ऊपर क्या बना रहेगा, ग्लेशियर का निर्माण रहता है। ये रेखा क्या होती है, घटती रहती है, नीचे आती रहती है, ऊपर जाती रहती है। जब आपका मौसम, जब ठंडा का मौसम आ जाएगा तो ये रेखा कहां बनेगी, और नीचे तक बनेगी, यहां तक बन जाएगी। और जब यहां तक बनेगी तो बर्फ कहां तक बनेगा, और यहां तक बनेगा। कब, जब आपका मौसम कैसा रहे, ठंडा। और जब वही गर्मी का मौसम रहता है तो ये जो नीचे का बर्फ है क्या होता है, वो पिघल के नीचे आना शुरू होता है। तो जब बर्फ पिघल के धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो उसी को बोलते हैं हिमनद। क्या बोलेंगे, हिमनद। और हिमनद की वजह से क्या होता है कि हमारे पहाड़ों में, पर्वतों पे बहुत सारी आकृतियां बनती हैं, या तो अपर्दन, कटाव के कारण, या तो निक्षेपण के द्वारा। हिमनद भी अपने साथ क्या लाता है, इस ये जो आपको बर्फ देखते हैं इसमें भी क्या है, बहुत सारे अवसाद रहते हैं। और जब वो हिमनद आगे बढ़ता है तो वहां पे अवसाद जमा हो जाते हैं, और जब जमा हो जाएंगे तो आकृति का निर्माण कर देंगे। तो उस प्रकार की आकृति को क्या बोलेंगे, निक्षेपण के द्वारा आकृति। आइए जब आगे बढ़ते हैं तो काटते जाते हैं। जैसे नदी, आपको यहां पर समझा देते हैं फिर लिखवाएंगे। जैसे ऊपर देखिएगा, जब नदी निकलती है तो एक घाटी का निर्माण करती थी, और उस घाटी को बोलते थे वी शेप घाटी। क्या बोलते थे, वी शेप घाटी या वैली। आज जब हिमनद चलता है तो ये क्या करता है, इसी को लंबवत कर देता है और काट काट के ऐसे कर देता है, ये ऐसे बन जाती है आकृति। तो ये कौन सा शेप हो गया, तो ये जो यू शेप आकृति का निर्माण कौन करेगा, हिमनद। अब वी शेप
आकृति का निर्माण कौन करेगा? नदी के द्वारा होता है। क्लियर? तो इसी के बारे में हमको सारा पढ़ना है। तो इसके बारे में पहले लिखिए, उसके बाद इसकी स्थलाकृति के बारे में लिखेंगे। हिमानी या हिमनद, हिमानी या हिमनद कम गति से हिमानी या हिमनद कम गति से बहने वाली बर्फ की नदी होती है। नदी होती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। अब लिखिएगा, हिमनद के द्वारा निर्मित स्थलाकृति। हिमनद के द्वारा निर्मित स्थलाकृति पहला हो जाएगा अपर्दन द्वारा, दूसरा निक्षेपण द्वारा, हो गया। इसमें हम लोग पहला पढ़ेंगे अपर्दन के द्वारा निर्मित स्थलाकृति। पहला यू शेप, यू शेप वैली या यू शेप घाटी या यू शेप घाटी। इसमें लिखिएगा पहाड़ों पर पहले से ही मौजूद नदी घाटी में हिमानी के लंबवत अपरदन से यू शेप घाटी का निर्माण होता है।
यू शेप घाटी का निर्माण होता है। कैसे देखते हैं उसको? देखिए, ये जो हमारा था, जो नदी थी, कैसी आकृति बनाती थी? वी शेप, ऐसे चट्टानों काट काट के। और ये क्या करता, जब हिमानी चलती है तो इसको ऐसे काटते हुए यू शेप में बना देती है, ऐसे बना देती है। तो ये पहले से ही मौजूद था और उसी को क्या किया, और नीचे चौड़ा कर दिया और उसका शेप क्या हो गया, यू शेप में हो गया। तो इसी को बोलते हैं हम लोग यू शेप घाटी। पहले भी था, अब यू हो गया। चलिए बना लीजिए इसको। दूसरा लिखिएगा, चलिए हो गया। दूसरा में बात, हैंगिंग वैली या लटकती हुई घाटी। लटकती हुई घाटी। हो गया। जब किसी मुख्य हिमनद से, जब किसी मुख्य हिमनद से कोई सहायक हिमनद आकर मिलता है, कोई सहायक हिमनद आकर मिलता है तो सहायक हिमनद की घाटी, तो सहायक हिमनद की घाटी मुख्य हिमनद घाटी पर, तो सहायक हिमनद की घाटी मुख्य हिमनद घाटी पर लटकती हुई प्रतीत होती है। क्या उसको बोलते हैं, लटकती हुई प्रतीत होती है। हैंगिंग वैली या लटकती हुई घाटी कहलाती है।
समझिएगा होता क्या है। ये जो हमारे यू शेप में एक आकृति जो बनती है इस प्रकार से पहाड़ों पर्वतों में, ऐसे इसी के साथ देखिएगा तो यहां पे ऐसे ऐसे ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं और इस प्रकार से यहां पे एक यू शेप में और घाटी बनती है। आपको फिगर में दिखाएंगे इस प्रकार से ऐसे यहां भी यू शेप में, जो कि सहायक है। किसका सहायक है? ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा मुख्य यू शेप वैली है और उसी के साथ एक सहायक, ये सब क्या है, सहायक वैली है। तो ये जो आकृति देखिएगा, इस आकृति पर वो कैसा लगता है, ये लग रहा है कि इसी पे लटका हुआ है। आपको इसका फिगर दिखा रहे हैं अभी, लगता है कि पूरी तरह से इस पे ऐसे, इधर भी पूरा नीचे तक होती है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, लटकता हुआ वैली। लटकता हुआ घाटी। चलिए इसकी फिगर देखते हैं हम लोग। यहां पे देखिए, इस आकृति को देखते हैं हम लोग। ये जो आपको यू शेप दिखाई दे रहा है, यहां पे कैसा शेप दिखाई दे रहा है, बिल्कुल यू शेप ऐसे दिखाई दे रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, यू शेप वैली। और इसके साथ में यहां पर देखिएगा एक और यू शेप ऊपर से बनते हुए ऐसे आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, हैंगिंग वैली। और ऊपर से इधर से भी आ रहे हैं, देखिए यहां भी, अगर इसको मुख्य मानते हैं तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये हैंगिंग हो जाएगा, ये भी हैंगिंग हो जाएगा, इसके लिए ये हैंगिंग हो जाएगा, ये हैंगिंग हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। लग रहा है कि इसी पे क्या है, ये लटक रहा है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, इसको बोलेंगे हैंगिंग वैली। और इसको बोलते हैं यहां से यहां तक जो यू शेप में दिखाई दे रहा है, इसी को बोलते हैं हम लोग यू शेप वैली। क्लियर? चलिए आगे देखेंगे, बहुत सारे आएंगे इसमें, आपके हॉर्न आएंगे, एरिट आएगा, इसकी चर्चा करेंगे, यहां पे सर्क्स की बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट, अब क्या हुआ, क्या ला दे, अच्छा बोर्ड है ना, हो अब हो गया। चलिए नहीं, रुकिए रुकिए रुकिए, अरे दो दो बांट रहे हैं जी, दो दो देना है। ईमानदारी से जो सुबह का खाया वो नहीं खाएगा, पहले खाइए मिठाई, उसके बाद। चौबे जी का आज मैरिज एनिवर्सरी है और उसी के खुशी में सुबह से टॉफी बांट रहे हैं आपके एमडी सर। नालायक, रिकॉर्डिंग हो रहा है, उसको वहीं पर रुका हो।
नहीं मिला है, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट, चलिए वो खुशखबरी है चौबे जी का, भैया एनिवर्सरी तो खिला रहे हैं, खाइए। जाते समय उनको बधाई दे दीजिएगा, इन्हें के खा के चुपचाप लगा दीजिएगा। चलिए आगे लिखिएगा, बात बंद करिए। लिखिए सर्क, सर्क सर्क, सर्क सर्क तीसरा, एक असलाकृति है भी, इसमें तीसरा पॉइंट सर्क। छोटा टॉपिक है तो जल्दी से पढ़ खत्म करते हैं। देखिए, पहाड़ों के ऊपर निर्मित, पहाड़ों के ऊपर निर्मित निर्मित कुर्सी की आकृति के समान, निर्मित कुर्सी, कुर्सी मतलब जैसे बैठते हैं, कुर्सी की आकृति के समान असलाकृति को असलाकृति को सर्क कहते हैं, सर्क कहते हैं। देखिए होता क्या है ना, ऐसे से मान लीजिए पर्वत हो गए, और पर्वतों के ऊपर क्या होता है, जगह जगह पे ऐसे बीच में गड्ढे बन जाते हैं, और उस गड्ढे में क्या होता है कि हमारे बर्फ पिघलकर आग के जम जाते हैं, और एक आरामदायक कुर्सी की भांति वो नजर आते हैं, तो उसी को बोलते हैं सर्क। क्या बोलेंगे? सर्क। तीसरा, नेक्स्ट, इसके बाद दिखाएंगे फिगर में, फिलहाल इसको नोट करते रहे, बढ़ते हैं। छोटा छोटा टॉपिक है। एरिट, एरिट किसी पर्वत के दोनों ओर, किसी पर्वत के दोनों ओर, किसी पर्वत के दोनों ओर सर्क के विकसित होने से, सर्क के विकसित होने से सर्क के विकसित होने से पर्वत का भाग नुकीला हो जाता है, पर्वत का भाग नुकीला हो जाता है, जिसे एरिड कहते हैं, जिसे एरिड कहते हैं। देखिए होता क्या है कि ये जिसे मान लेते ये पर्वत है हमारा, इस प्रकार से ये, अगर मान लेते इधर भी हमारा सर्क बन गया, इधर भी क्या बन गया? सर्क बन गया। सर्क मतलब गड्ढा, और गड्ढे में क्या होते हैं? बर्फ जम जाते हैं, उसको बोलते हैं। तो बीच बीच में क्या होता है? ऐसे नुकीले नुकीले आपको
चट्टानें दिखना शुरू हो जाती है, क्योंकि इधर पहले बर्फ से ढका हुआ था, वो बर्फ पिघल कर कहां चला आया, गड्ढों में, इधर भी गड्ढों में, इधर भी गड्ढों में। तो ये जो नुकीला भाग दिखाई देता है, इसी नुकीले भाग को हम लोग कहते हैं एरिड कहते हैं। इस प्रकार से काफी नुकीला होता है। आपको दिखा रहे हैं, पहले एक और लिख लीजिएगा, उसके बाद पांचवा श्रृंग या हॉर्न बोलते हैं इसको, श्रृंग या हॉर्न। हो गया। जब पर्वत के चारों ओर, जब पर्वत के चारों ओर जब पर्वत के चारों ओर सर्क बनने लगते हैं तो, जब पर्वत के चारों ओर सर्क बनने लगते हैं तो बीच का भाग या शीर्ष नुकीला दिखाई देता है, जिसे हॉर्न कहते हैं। नुकीला दिखाई देते हैं, जिसे हॉर्न कहते हैं। हो गया। चलिए, ये हमारा अपर्दन द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। इसको देखते हैं कौन किसको क्या कहते हैं। ये पॉइंट सबसे पहला क्या था, यू से वैली, उसके बाद क्या था, हैंगिंग वैली, ये हो जाएगा। जो हमारा मुख्य वैली का क्या है, ये सहायक वैली है, जो लटकता हुआ प्रतीत होता है, ये हो गया। तीसरा क्या था, सर्क होता है। यहां पे देखिए बीच में ये क्या हो गया, ऊपर क्या हो गया, एक गड्ढा बन गया, और इस पे देखिएगा क्या जम जाता है, व्हाइट व्हाइट देखिएगा, इसमें बर्फ आकर जम जाता है ये। तो इसको क्या बोलते हैं, सर्क बोलते हैं। अब बात करेंगे एरिड का। देखिए इधर भी सर्क बन गया, क्या बन गया, सर्क। इधर भी क्या बन गया, सर्क। ये जो ऊपर से जो बर्फ थी वो नीचे से रख गई, उसको बोल रहा है। पहले ऊपर बर्फ थी, कहां पे, ये पूरा बर्फ से ढका हुआ था। जैसे ही मौसम परिवर्तन हुआ तो ये बर्फ नीचे चला गया, सड़क के इस गड्ढे में जम गया, और ये भाग जो बचा ये कैसा दिखाई देने लगा, ये नोकीला दिखाई दे रहा है। देख रहे हैं कितना नोकीला है ये। तो ये जो नोकीला भाग है ये वाला, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एरिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरिड। यहां से यहां तक जो दीवार टाइप का दिखाई दे रहा है, इसको एरिड बोलते हैं। और जब चारों तरफ इधर भी इधर भी इधर भी आपके सर्क बनना शुरू हो जाएगा, तो जो उसका सबसे शीर्ष भाग होगा, जैसे ये शीर्ष भाग है, ये शीर्ष भाग है, और कौन है, ये शीर्ष भाग है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसी को हॉर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हॉर्न बोलते हैं। क्लियर। तो जो ये नुकीला भाग होता है, जो नुकीला शीर्ष होता है, इसी को हॉर्न कहा जाता है। जो ये नुकीला हिस्सा होता है उसको हम लोग बोलते हैं एरिड बोलते हैं। इसको बोलते हैं यू शेप, इसको बोलते हैं हैंगिंग, इसको बोलते हैं सर्क। ये आपके इंपॉर्टेंट पार्ट हो गए। किसके द्वारा, ये हमारे इरोजनल लैंडफॉर्म है, अपर्दन के द्वारा हमारा इसका निर्माण होता है। अब आगे बात करेंगे निक्षेपण के द्वारा, उसकी आकृति देखते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। अवसादों के द्वारा जो जमा होंगे, सबसे पहले हिमोड़ बनता है। एक वर्ड आएगा आपका हिमोड़।
चलिए उसके बाद कोई आकृति इसमें से उठाइए जो बढ़िया हो। इसमें भी क्लियर नहीं हो रहा है। चलिए पहले लिखते हैं उसको। हाँ यहां पे दिख रहा है कुछ, एक यहां पे दिखाई दिया एस्कन, एक यहां पे दिखाई दिया ड्रमलिन्स, यहां पे दिखाई दिया मुराइंस। ये आपको 3 मेजर इसमें दिखाई दे रहा है। एक दिखाई दिया आउटवाश फैन, या इसको प्लेन बोलते हैं, मैदान, आउटवाश प्लेन। 4 हमको इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़िए। यहां पे देखिए, यहां बना हुआ है आउटवाश प्लेन। 1 2 3 4 निक्षेपण के द्वारा बनती है। आकृति कैसे बनती है उसकी चर्चा करें। पहला इसमें लिखिएगा, निक्षेपण के द्वारा निर्मित स्थलाकृति, निक्षेपण के द्वारा निर्मित स्थलाकृति। पहला हिमोड़, हिमोड़ अंग्रेजी में इसको बोलते हैं मोराइन। हिमोड़ अंग्रेजी में इसको मोराइन लिखे। इस आकृति का निर्माण हिमानी द्वारा अपर्दित पदार्थों के निक्षेप से होता है। हिमानी द्वारा अपर्दित पदार्थों के निक्षेप से होता है। यह प्रायः उन्हीं स्थानों पर निर्मित होता है जहां हिमानियां पिघलकर जल में परिवर्तित होने लगती हैं। हिमानियां पिघलकर जल में परिवर्तित होने लगती हैं। हो गया। देखिए, इसको आप मोराइन कहते हैं। ऊपर से जब पिघलकर नीचे आती हैं तो अपने साथ वो ऊपर से अवसाद को लेकर आगे बढ़ती हैं।
और एक स्थान पे जाके रुक जाते हैं यहां पे, तो इस मोराइन का जो निर्माण होगा ये इधर के इलाके में होता है। देखिए यहां पे होता है, यहां पे जो अवसाद होते हैं ना वो जम जाते हैं। क्या होते हैं? जम जाते हैं। और यहीं पे जम कर देखिए एक लेयर बना लेंगे, और इसी लेयर को बोलते हैं हम लोग हिमोड़। और देखिए बीच से क्या होता है, ये पिघलना शुरू हुआ, अब पिघल के ये जो है ये पानी साइड से निकलना शुरू हो जाता है। यहां से देखिए पिघलता हुआ अब ये हमारी नदी के रूप में ये पानी आगे बढ़ गया, और ये जो यहां पे आकृति निर्माण हुई है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? हिमोड़। इसका निर्माण कैसे हुआ? ऊपर से बर्फ आया और अपने अवसादों को कहां इकट्ठा कर दिया? आगे इकट्ठा कर दिया। यहां पे इकट्ठा करेगा, बीच में इकट्ठा करेगा, तो ये सब क्या है? मोराइन है। ये सब क्या है? मोराइन है, जो कई प्रकार के होते हैं। इसकी चर्चा यूपीएससी मेंस में किया जाएगा भी नहीं, आप लोग बस इतना ध्यान रखिएगा। ये जो पार्ट है, ये जो किनारे किनारे दिखाई दे रहे हैं ये सब क्या है? मोराइन है। इसी को बोलते हैं हिमोड़। ये बर्फ के द्वारा लाए गए अवसादों के द्वारा निर्मित होता है। क्लियर? अब दूसरा पॉइंट लिखिएगा, ड्रमलिन। दूसरा ड्रमलिन। ड्रमलिन ड्रमलिन जब हिमानियों के मध्य में हिमोड़ का थोड़ी थोड़ी समय पर गुंबदाकार टीले के रूप में जमाव होता है। थोड़े समय पर गुंबदाकार टीले का निर्माण होता है। टीले का निर्माण होता है। तो ड्रम की आकृति का, ड्रम की आकृति का स्थलाकृति निर्मित होती है। जिसे ड्रमलिन कहते हैं। एक आपको जगह जगह पे एक आकृति दिखाई देगी जो बिल्कुल एक नाव होती है। नाव को पलट दीजिएगा तो ऐसी आकृति बनती है। ऐसे नहीं बनेगा हो। अगर एक नाव है, नाव को पलट दिए तो कैसी आकृति बनेगी? कुछ इस शेप में। और नाव ऐसी नहीं होता है, देखिए तो ऐसे होगा। इसी को पलट दीजिए तो पलटा हुआ भाग कैसा दिखाई देगा? ऐसे। अगर आपको पर्वतों पर ग्लेशियर के रूप में अगर ऐसी आकृति दिखाई देती है तो उसी को ड्रमलिन कहते हैं। देखिए एक आपको ऐसी आकृति दिखाई देगी, इस शेप में आपको दिखाई देता है, ऐसे ऐसे रहता है।
ऐसे, बिल्कुल ऐसे आपको दिखाई दे, एक ड्रम का सामान दिखाई देता है, इसके ऊपर आपके बर्फ जमे रहते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम लोग ड्रमलिन। नेक्स्ट, अपक्षेप मैदान। अपक्षेप मैदान अपक्षेप मैदान, या इसको बोलते हैं आउटवाश प्लेन। आउटवाश प्लेन, इसका निर्माण कैसे होता है समझते हैं। जब ऊपर से हमारे ग्लेशियर पिघल कर नीचे आते हैं, तो जैसे नीचे आते हैं तो कुछ इलाकों में पूरी तरह से बिखर जाते हैं, फैल जाते हैं। जब बिखर जाएंगे, इसे फैल जाएंगे, दाने के समान जगह जगह पे फैल जाएंगे, तो उससे एक प्लेन इलाके का निर्माण होता है, मैदानी भाग का निर्माण होता है। उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, आउटवाश प्लेन कहा जाता है। सिंपल सा लिख लीजिएगा। हिमानी के पिघलने पर, हिमानी के पिघलने पर हिमजल के प्रवाहित होने से, हिमानी के पिघलने पर हिमजल के प्रवाहित होने से हिमोड़, हिमोड़ एक चादर की भांति, हिमोड़ एक चादर की भांति फैल जाता है, फैल जाता है, जिसे अवक्षेप मैदान कहते हैं, जिसे अवक्षेप मैदान कहते हैं। चलिए नेक्स्ट और लास्ट, एस्कर। एस्कर ये कई बार एग्जाम में आया है, डायरेक्ट आपसे नाम पूछता है कि जो एस्कर असलाकृति है ये किसके द्वारा निर्मित है, तो हिमानियों के द्वारा। एस्कर असलाकृति, अवक्षेप मैदान में, अवक्षेप मैदान में धाराओं द्वारा निर्मित, अवक्षेप मैदान में धाराओं द्वारा निर्मित शिला, क्या लिखे हैं, धाराओं द्वारा निर्मित टेढ़ी मेढ़ी कगारे, टेढ़ी मेढ़ी कगारे, टेढ़ी मेढ़ी कगारे असलाकृति कहलाती हैं, सॉरी एस्कर कहलाती हैं। टेढ़ी मेढ़ी कगारे एस्कर कहलाती हैं। देखिए एक कभी ड्रमलिन बताए थे, ड्रमलिन और एस्कर में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। कोई एक आपको एक टेढ़ा मेढ़ा आकृति दिखाई देगा, ये
देखिए ये जो बीच में ये दिखाई दे रहा है कुछ एक टेढ़ा मेढ़ा आकृति दिखाई देती है, ये फैला रहता है ऐसे, ये ऊंचा भाग होता है, इसी को बोलते हैं एस्कर। क्लियर? चलिए, ये आज का और इस टॉपिक का लास्ट चैप्टर था जो कि समाप्त होता है। अब हमें पढ़ना है हवाओं के द्वारा निर्मित अस्लाकृति। हवाओं के द्वारा निर्मित अस्लाकृति जो कि कल पढ़ेंगे। हवाएं कैसे करते हैं वो भी दो प्रकार से करेंगे, एक अपर्दन और एक निक्षेपण। अपने साथ क्या करती हैं, धूल को उड़ा कर ले जाएंगी, कहीं ना कहीं इकट्ठा कर देती हैं। तो इकट्ठा करेंगे तो क्या होगा, निक्षेपण के द्वारा। और जब चट्टानों को काटती है तो क्या होगा, अपर्दन के द्वारा। तो उसकी अस्लाकृति देख लेते हैं, उसके बाद फिर इसकी चर्चा करेंगे। देखिए, जो इस प्रकार की जो चट्टान एक मशरूम शेप का आकृति बनाता है, ये आपका क्या है, हवाओं के द्वारा निर्मित है। देखिए, ये हवाओं की वजह से इसका ऐसा रूप हो चुका है, उसके वेग से। और आपको दिखाते हैं, देखिए ये हवाओं के अपर्दन द्वारा निर्मित सारी अस्लाकृतियां हैं, वो कटी हुई है। ये भी देख लीजिए। उसके बाद फिर निक्षेपण के द्वारा दिखा रहे हैं, या डंग, ये वाला जियोगेन, ये हवाओं की वजह से करते हैं। आगे आपको और सुंदर सुंदर आकृति दिखने को मिलेगा जो कि जमाव से होता है। अब कोई क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा, दे रहा है, ये देखिए। अरब कंट्री में जाइएगा तो खासकर ऐसी आकृति मिलती है। होता क्या है कि जब हवाएं तेज चलती हैं तो ये इधर की कड़ को उठाकर किधर ला दिया, इधर जमा दिया। इधर क्या हुआ, आके जम गया। तो इधर विभिन्न प्रकार के देखिए अस्लाकृति बन रही है। इस प्रकार से कुछ ऐसे आपको आकृति दिखाई देगी, ऐसे। तो ये क्या हो गया, ये हवाओं द्वारा निर्मित हमारी अस्लाकृति हो गई। बाकी और से इसको बरखान आकृति बोलते हैं, बहुत सारे हैं। ये देखिए, ये तो इन सभी की चर्चा करेंगे कल, और जियोमॉर्फिक का कल लास्ट चैप्टर रहेगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो आपका जियोमॉर्फिक हम लोग स्टार्ट किए थे उसका कल लास्ट चैप्टर, और आपका परसों दिन हो सकता है तो टेस्ट होगा जितना पढ़ाया गया है अब तक का, या हाँ फ्राइडे को, संभवतः फ्राइडे को वो टेस्ट होगा। चलिए, इसकी तैयारी रखिएगा। जाइए, अभी क्लास चलेंगे आपके नेक्स्ट।